स्टार्ट कीजिए। यस, नमस्कार बच्चों। मैं जेएस गुप्ता नायगांव महापालिका माध्यमिक स्कूल दादर से बोल रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम हमने पैटर्न के बारे में वो डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज किस प्रकार से कौन से चैप्टर से उस क्वेश्चन में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, साइंस 2 में हम पेपर पैटर्न क्रमांक 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट से? पार्ट क्रमांक 1 से लेके 5 तक। सबसे पहले जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि पेपर आपका किस प्रकार होगा। तो जैसे हमें मालूम है कि क्वेश्चन आपका साइंस 2 का जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन टोटल होते हैं। पहला यदि आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 में अ और ब ना 5-5 नंबर के वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और आप जो दूसरे हमारे सर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि आप देखोगे तो अ और ब में ना, अ में है वैज्ञानिक कारण, 4 नंबर के हैं। ब में है निम्नलिखित उप प्रश्नों को के उत्तर लिखो, कोई 3 है तो 6 मार्क्स है, 6 और 4 10 ये भी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आप जानते हैं बड़ा आता है, इसमें कोई भी 5 करना होता है, 8 में से 5 प्रश्न करने होते हैं, 3-3 मार्क्स से होते हैं, 3 में से 15। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ देखिए, इसमें बात कर रहा हूँ, ये 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस 4 में से दो में से कोई भी एक प्रश्न आपको लिखना होता है जो 5 मार्क्स से आता है। इस प्रश्न में से 5-5 अंकों के 2 प्रश्न का समावेश होता है, इसमें कोई भी एक प्रश्न आपको है। इसमें से जीव विज्ञान में से एक उप प्रश्न तथा पर्यावरण विज्ञान में से एक उप प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमें मिलना ही चाहिए। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर शेयर किया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान दो, आकृति बनाओ तथा स्पष्टीकरण दो। ठीक है, दूसरा लिखा है गलत आकृति में सुधार करो और आकृति में संशोधन करो। गलत आकृति दी गई है, इसको आपको सुधार करके बनाना है और संशोधन करना है। तीसरा लिखा है स्पष्टीकरण के साथ वर्गीकरण करो। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। चौथा है परिच्छेद पढ़कर, मतलब एक पैसेज दिया होगा, परिच्छेद पढ़कर परिच्छेद पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखो। पैसेज दिया जाएगा, उस प्रकार उसमें से आपको 5 छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। हर एक प्रश्न में 1-1 मार्क्स का आंसर होता है। यदि आप पैसेज को पढ़ लिए, जैसे हमें हिंदी मराठी में अक्सर पैसेज आता है, उस प्रकार से होते हैं। अगर आपने पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लिए, आप जैसे एक बार पढ़ते हो पूरी तरह समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। 2-3 बार उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पैसेज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और उसके नीचे आपको प्रश्न दिए होंगे, उस प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। करीब 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्नों में से आपको उत्तर ऐसा लिखा जाता है। वह दी गई अपूर्ण सारणी या कोई तालिका पूर्ण करो तथा स्पष्टीकरण, फ्लो शीट वगैरह हो सकता है, सारणी हो सकता है, टेबल हो सकता है। ठीक है, अधूरा दिया रहेगा उसको पूरा करना है और स्पष्टीकरण पूछा है तो स्पष्टीकरण दो। छठा लिखा है प्रश्नों का विस्तार से उत्तर लिखो। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। और किसी भी प्रौद्योगिकी या घटक पर आधारित एक संकल्पना आकृति बनाओ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें से अधिकतर संकल्पना आकृति यहाँ पर ढेर सारे हैं, इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, ध्यान से देखा हमने। अब हम आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो हमारे पास है। आनुवंशिकता और उत्क्रांति। ठीक है, आनुवंशिकता और उत्क्रांति, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1, सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, पर्यावरणीय व्यवस्थापन और हरित ऊर्जा की दिशा में, ये 5 चैप्टर हैं। आ जाइए, हम पहला लेसन जा रहे हैं आनुवंशिकता और उत्क्रांति में। ठीक है, इससे संबंधित जो सवाल ये है, जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पहले वाले में से चैप्टर में से आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक
आपको चित्र आकृति दिखाई दी गई है। आकृति दिखाई दी है, इसको विस्तार पूर्वक ध्यान से इसको देखिए। लिखा है निम्न आकृतियों का निरीक्षण करके प्राणियों के नाम पहचान कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। हमने देखा ना 5 मार्क के क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। पहला है इसमें अ ब क आ सकता है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे नाम लिखा जा सकता है, ताकि आप अ के आगे कौन सा प्राणी है वो लिख दो ना। अ के आगे आपको आप दिख रहे हैं इसमें यहाँ डकबिल प्लाटीपस दिख रहा है, दूसरा वाला दिख रहा है यहाँ पर लंगफिश है, तीसरा वाला पेरिपेटस है। तो क्या है आकृति का निरीक्षण करके प्राणी का नाम पहचानना है और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यदि आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आप प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो इसमें हमें कुछ समाज से जो समूह बीच के समूह जीने के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा पहला यदि आप ध्यान देखो पेरिपेटस पेरिपेटस ध्यान से में यहाँ पर वापस आ हमने पेरिपेटस के बारे में भी ये जो संयोजी पहला वाला देखो क्या नाम है यहाँ पे और स्तनधारी प्राणियों को जोड़ता है। प्राणियों को जोड़ता है, प्राणियों की तरह अंडे देता है, लेकिन दुग्ध प्रभाव के स्तनधारी प्राणियों से भी संबंध दिखाता है। ठीक है, मछली होने पर ठीक है, संबंधित ये
सर नेटवर्क दो ना, बुक्स रखा है ना सर। दो बार चला गया सर। एक हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमें आए थे, तीनों प्राणी के बारे में हमने देखा था। अब पहले चैप्टर में इस प्रकार के प्रश्न जो मैंने बताया था आ सकता है। आवाज आ रही है सर? सॉरी सर जी, आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है? सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1, ठीक है, तो सेकंड लेसन है। अब हम उस पर जाते हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो अक्सर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो कोई एक। तो आप देख सकते हैं ऐसा लिखा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पूर्ण करके उसे दर्शाने वाली प्रक्रिया का नाम लिखिए। इस प्रकार से आपको फ्लो शीट दिया जाएगा, सारणी जो कि अपूर्ण होता है। इसे आप गिनोगे ना बेटा, कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं खाली रिक्त? देखो 1 2 3 4 5। इसका तात्पर्य है कि हर एक बॉक्स में से हर एक बॉक्स यदि आप करेक्टली भरते हो तो 1 मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। दर्शाने वाली प्रक्रिया का नाम दीजिए। तो क्या हो सकता है, यदि आप देखोगे तो आपके पास ये मिलता है, कहाँ पर है ये देखिए इस प्रकार का सवाल। ये नेक्स्ट देखिए यहाँ कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिनों का अक्षिक श्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया कहाँ पर है? यदि आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना पेज नंबर 15 पे, तो पेज नंबर 15 पे टेक्स्ट बुक में ये सवाल दिया गया है। इसमें लिखा है स्निग्ध पदार्थ, कार्बोज पदार्थ, प्रथिन किस प्रकार से ऊर्जा की निर्मित होती है। स्निग्ध पदार्थ से स्निग्ध अम्ल होता है, उस कार्बोज से तो ग्लूकोज का विघटन होने के बाद पायरुविक अम्ल है, फिर एसिटिक को एंजाइम ए है, फिर प्रोटीन का अमीनो अम्ल से वापस एसिटिल को एंजाइम ए है। क्रेब चक्र के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इसमें जो वहां पर नहीं था, देखिए वापस एक बार ध्यान से, तो क्या नहीं देखो यहाँ पर ऊपर स्निग्ध पदार्थ प्रथिन था, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? कार्बोज पदार्थ। और स्निग्ध अम्ल के नीचे क्या था, याद करो आप, स्निग्ध पदार्थ के नीचे क्या था? स्निग्ध, है ना, स्निग्ध अम्ल। प्रथिन के नीचे भी इस प्रकार यदि आप देखोगे तो अमीनो एसिड आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। अब इसको और किस प्रकार से पूछ सकते हैं, ये तो मैंने आंसर दिखा दिया। यदि आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय में देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्वाध्याय पेज नंबर 21 पे देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार उल्टा कर दिया है। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन
इनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया कैसे होती है? निम्नलिखित तालिका दुरुस्त करके पुनः लिखिए। ये जो तालिका दिया है, जो फ्लो शीट है बेटा, इस पर उल्टा कर दिया। जो पहले प्रथिन स्निग्ध पदार्थ ये जो चीजें थे ऊपर थी, और यहाँ पर ही सब मिक्स कर दिया, जंबल कर दिया। आपको क्या करना है? आपको उचित तरीके से उचित स्थान पर इसको रखना है। कैसे रखेंगे? हाँ देखिए, वापस आपको दिखाई दे देगा। ये देखिए, ये वाला वापस ऊपर आ गए, स्निग्ध पदार्थ, कार्बोज पदार्थ, प्रथिन ना, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये उल्टा कर दिया, ये ऐसे नीचे, ये नीचे कर दिया ऐसा। और इसमें जो मैंने बताया सब जंबल कर दिया। यहाँ पायरुविक अम्ल है ना, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। याद है आपको पायरुविक अम्ल की जगह क्या होना चाहिए? आपने अभी किया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस ऊर्जा। तो यदि ये फ्लो शीट अच्छे से आप कर लेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो करीब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। इसी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 15 पे एक और आपको शीट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ विभिन्न सजीवों में या कोशिकाओं में होने वाला अनोक्सी श्वसन, यहाँ पे देखो, विभिन्न सजीवों में या कोशिकाओं में होने वाला अनोक्सी श्वसन ना। तो यह भी आप यदि फ्लो शीट से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसको पढ़ना है, बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से आपको मैंने बताया किस प्रकार से कार्बन पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन का ऑक्सीकरण शोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। और विभिन्न सजीवों में, कोशिकाओं में होने वाला अनक्षय शोषण का कौन सा फ्लो शीट है, ये 2 चीजें और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ब्लैंक दे सकता है, उसको जम्बलिंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ मिक्स कर सकता है, मतलब उसको गलत दे सकता है, आपको सही करना है। ठीक है, इसमें और भी एक सवाल, एक बढ़िया सा सवाल बनता है, पेज नंबर 16 पे यदि जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 16 पे। ठीक है, क्या लिखा है? भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, प्रथिन से खास करके है, भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है प्रथिन से किस प्रकार से होती है। आपको मालूम है जो प्रथिन होता है, प्रोटीन होता है ना क्या, यह एक ये बहुत सारे अमीनो अम्ल से के अणु जब आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ा अणु बनाते हैं, उसको कहते हैं महाअणु। वही है प्रोटीन, वही है प्रोटीन। अब प्रोटीन का जब इसका अवशोषण होता है, इसका जो पाचन होता है तो अमीनो अम्ल, बहुत सारे अम्ल आप आपस में जुड़ते हैं तो महा अणु बनाते हैं, प्रथिन कहते हैं। और प्रथिन के जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसका जब पाचन होता है तो भी अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, यहाँ अमीनो अम्ल को शरीर में अवशोषित किया जाता है, रक्त द्वारा प्रत्येक अंग और कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग अंग और कोशिका में अमीनो अम्ल जब उसे शरीर के में पहुंचाते हैं तो आवश्यक जो भी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अलग अलग प्रकार जो आवश्यक होते हैं वह वहां पर बनाई जाती है पुनः। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है कि प्रथिन के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल, तो एक एक देख सकते हैं, हड्डियों में ऑस्मिन दिया है, ऑसिन दिया है सॉरी, कोशिका में प्रद्रव्य पटल के प्रथिन, विभिन्न प्रकार के प्रथिन दिया है। नीचे देख सकते हैं, ऊपर त्वचा में देखो मेलानिन वगैरह है, रंग द्रव्य कैराटीन है। इस प्रकार की जो भी टेबल सारणी आपको दिया गया है, यदि इसको अच्छी तरह से कर लो तो इसमें आपके 5 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से इतने पूछे जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पे जब आते हैं, यहाँ पर लिखा है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 आ गए हम लोग तीसरे लेसन पे कि इसमें से कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो एक यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। परिच्छेद है, पैसेज, या पैसेज को, परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है और लिखा है ना, निम्नलिखित प्रश्नोत्तर लिखो, कोई भी एक। नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या परिच्छेद है, जरा हम पढ़ते हैं, लेट अस सी, इजी है कि नहीं है, देखते हैं।
प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। निम्न स्तर के सजीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है, जबकि उच्च स्तर के वनस्पतियां प्राणी प्रायः लैंगिक प्रजनन दर्शाते हैं। नीचे देखिए, वनस्पतियां अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन पद्धति जैसे कि खंडी भवन, ध्यान से देखो, प्रजनन पद्धतियां दिया है, खंडी भवन, शाकीय प्रजनन, मुकुलन, मुकुलन, बीजाणुओं का निर्माण और इत्यादि के द्वारा प्रजनन करती हैं। प्राणी जगत में मुकुलन, विभिन्न प्रकार की विभाजन तथा अनिषेक जनन, जिसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, इत्यादि कुछ पद्धतियां हैं जिनमें दोनों प्रकार के लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि पुनर्जनन से भी एक नया सजीव निर्मित होता है, लैंगिक प्रजनन खास करके है, परंतु इसे एक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि मूलतः यह एक मरम्मत करने की प्रक्रिया है ना? जैसे हमने देखा कि छिपकली वगैरह है, उसकी पूंछ वगैरह कट जाती है, कटना कट गया तो छिपकली की पूंछ कुछ दिनों में वापस आ जाती है। मनुष्य वगैरह है, कहीं मार लग गया, कहीं चोट लग जाता है, तो इसी जो पुनर्जनन है, ये लिखा ना, इसे प्रजनन प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन हमारा जो घाव है वो जाता है। उच्च प्राणियों के अंगों में पुनर्जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ओके, मानव में पुनर्जनन की प्रक्रिया केवल घाव भरने तक ही सीमित है। लैंगिक प्रजनन पद्धति में भी अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। उदाहरण, क्लोनिंग। अभी क्लोनिंग क्या होता है? लिखा है, क्लोनिंग के द्वारा मादा नर की सहभागिता के बिना स्वयं के शिशु को जन्म दे सकती है। मादा जो है नर के बिना स्वयं के शिशु को जन्म दे सकती है। एक क्लोनिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि अक्सर मानव वगैरह में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पड़ता है, समझ में अगर नहीं आता है तो इस पैसेज को वापस पढ़ लिखे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या देखिए, सजीव किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं? सजीव किस प्रकार अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं? देखिए प्रश्न में, प्रजनन की प्रक्रिया के साथ सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यस, पहले ही स्टेटमेंट में आपको ही दिखाई दे रहा है। प्राणी जगत में कौन सी अलैंगिक प्रजनन पद्धतियां पाई जाती हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर निम्न स्तर के सजीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जबकि उच्च स्तर के, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आया देखिए, वनस्पतियां अलैंगिक प्रजनन पद्धति जैसे खंडी भवन ना, शाकीय प्रजनन, मुकुलन, बीजाणुओं का निर्माण, ये सारे आपके इसके उत्तर हो सकते हैं। पुनर्जनन की वास्तविक प्रजनन पद्धति क्यों नहीं है? हालांकि प्लेनेरिया वगैरह में पुनर्जनन जो है वह प्रजनन की पद्धति मानी जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से हम इस पद्धति को प्रजनन पद्धति नहीं मानते। कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यद्यपि पुनर्जनन से एक भी नया सजीव निर्मित नहीं होता, परंतु ये एक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। अब उत्तर आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, क्योंकि मूलतः यह एक मरम्मत करने की प्रक्रिया है। मूलतः यह एक मरम्मत करने की प्रक्रिया है। कुछ प्राणियों में है ना, यह बस आंसर यही है, यही है, एक लाइन आंसर। बस आगे देखिए, वनस्पतियों में किस प्रकार की प्रजनन की पद्धतियां पाई जाती हैं? वनस्पतियों में वो आप इसमें से प्रश्न में से ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च सजीव में प्रजनन की कौन सी आधुनिक पद्धति का उपयोग किया जा रहा है ना? उच्च सजीव में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, क्लोनिंग। यदि आप देखोगे तो क्लोनिंग दिखाई देता है, ठीक है, एक शब्द में पूरे 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से पैसेज वाले परिच्छेद वाले प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। अब नेक्स्ट में देखिए और कौन से प्रश्न है। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे है। ओके, तो
कैसे इसमें क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखो एक मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है। हालाँकि ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी आता है 3 मार्क्स का। डिपेंड करता है कि अगर इसमें 2 क्वेश्चन और पूछ लिया, ये 5 मार्क्स का हो सकता है। पॉसिबल है, ठीक है? पॉसिबल है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर यदि आप ध्यान से इसको क्या दिखाया गया पहले ध्यान से इसे देखिए। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके? लिखा है इस प्रक्रिया में मानव के शरीर के किन-किन अंगों का समावेश होता है? तो आंसर आपका ये ध्यान से देखोगे, पढ़े होंगे आप तो इसमें आप लिख सकते हो। इस प्रक्रिया में मानव के शरीर के अंडाशय तथा गर्भाशय अंगों का समावेश होता है। इस प्रक्रिया में कौन-कौन से हार्मोन्स या संप्रेरक भाग लेते हैं? तो यदि आप ध्यान से देखो इसमें 4 प्रकार के संप्रेरक दिए गए हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ना? और कुटिका ग्रंथि संप्रेरक। इस प्रकार के जो 4 संप्रेरक हैं, हार्मोन्स हैं, उसके आपको नाम लिखना है। और तीसरा लिखा है मासिक धर्म के समय किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं जो आपको करने हैं। ओके? इसमें लिखा है 14 से 15वें दिन तक इसमें अंडोत्सर्ग होता है। आप कुछ और क्वेश्चन साथ में जैसे 5 नंबर का है तो 3 नहीं दिया है, 2 और क्वेश्चन जमा कर लगा सकते हैं इसमें जैसे ऋतु चक्र में स्राव का समय कितना होता है? 1 से 5 दिन होता है या फिर 5वां क्वेश्चन है गर्भाशय के अंतःस्तर के पुनर्निर्मिति का समय, है ना? 5 से लेके 14वें दिन के दौरान। इस प्रकार से ये यदि आप पूरी तरह अच्छे से पढ़ोगे तो आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 3। 3 से इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट लेसन जा रहे हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यह है पर्यावरणीय व्यवस्था, पर्यावरण से संबंधित है। ओके? तो पर्यावरण व्यवस्थापन में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? देखिए, इस मार्च में एक सवाल आया था, एक प्रश्न आया था। ये देखिए ध्यान से, मार्च 20 में। ओके? लिखा था, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करो। हुँ? और पर्यावरण में मेरी भूमिका, हालाँकि इस बार ये निकल गया है, ये नहीं है। पर्यावरण में मेरी भूमिका, फिर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से आ सकता है स्पष्ट करने वाली। निम्न मुद्दे के आधार पर स्पष्ट कीजिए और लिखा है प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए। प्रत्येक के 2 कार्य आपको लिखना है। ओके? ऐसा लिखा है 2-2 कार्य लिखिए। तो 2 कार्य आपको लिखना है। अभी कहाँ से लाइए? यहाँ पे। तो पर्यावरण मेरी भूमिका, मुद्दा क्या है पहला? प्रतिबंध है, दूसरा नियंत्रण है, निर्मिति है, प्रचार, प्रसार है, संरक्षण। ठीक है? इस प्रकार से 5 टॉपिक आपको दिया गया है। आपको खुद से पूछा है कि ये इसको स्पष्ट कीजिए और 2-2 मुद्दे स्पष्ट कीजिए और इसका मार्क्स लीजिए। ओके? नेक्स्ट देखते हैं। हालाँकि ये इस बार नहीं है। सबसे एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पर दिया है। यदि आप ध्यान दो, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है। ये देखिए, यह वाला भाग, ये यहाँ पे देखिए। ये क्वेश्चन ध्यान से लिखिए, संकेत चिन्ह जो दिया है, ऊपर वाला ध्यान से लिखिए, संकेत चिन्ह। ये देखिए, ये पहला वाला जो दिखाई दे रहा है ना? दूसरा वाला ध्यान से लिखो, फिर तीसरा वाला ध्यान से लिखो। ठीक है? यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं और उस आधार पर आप अपने भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है? यहाँ पे लिखा है क्या दर्शाते संकेतों के बारे में अपना मत स्पष्ट करो। पहला जो आपको दिख रहा है एरो वाला, गोल 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 कर रहा है तीनों, 3 आर से संबंधित है। जैसे हम ऑलरेडी इसको पढ़े हैं, 3 आर क्या होता है? 3 आर क्या दिया है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम करना, उपयोग कम करना। रीयूज वापस उपयोग करना और रिसाइकल मतलब ऐसे वस्तुओं का वापस फैक्ट्री वगैरह में जाके वापस नए नए चीज बनाना, इसी प्रक्रिया को दर्शाता है।
पहला वाला इसी प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा वाला, यह संकेत पानी बचाओ का संदेश देता है ना। पानी का बूंद है जो नल को बंद कर रहा है, तो पानी को बचाओ का संदेश देता है। तीसरा देखो, सोलार पैनल जो है सौर ऊर्जा ना, अक्सर आपने सिग्नल वगैरह पे या फिर बाग बगीचे गार्डन में इस प्रकार से एक पैनल देखा होगा जिसपे कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं, या बिल्डिंग के ऊपर भी आपको इस प्रकार से एक बड़ी सी चद्दर जैसे दिखाई देती है जिसपे कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है यह ऊर्जा, एनर्जी भरता है पानी गर्म करने के लिए, बिजली चलाने मतलब लाइट जलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, या अपने विभिन्न कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करो, यह संदेश इस संकेत द्वारा हमको मिलता है। स्पष्टीकरण जैसे मैंने बताया, कुछ एक एक दो दो पॉइंट आप इसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उपयुक्त सभी संकेत जो चिन्ह है पर्यावरण स्नेही है, इको फ्रेंडली है ना, पर्यावरण स्नेही बोल सकते हैं, पर्यावरण हितैषी बोल सकते हैं, के सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। पहला लिखा है, प्रथम संकेत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से किया जाए, अर्थात 3R का उपयोग मैंने बताया था, रीयूज, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाला। यह संदेश प्राप्त होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करके उसका पुनरुपयोग, पुनर्चक्रीकरण करने से संसाधनों का दुरुपयोग टाला जा सकता है। यह है स्पष्टीकरण। दूसरा जैसे आपने बताया था पानी वाला, सभी गांव शहरों में पानी की समस्या विकराल है, ठीक है, विद्यमान भी है। गांव में पानी की कमी होने से अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। ओके, इस प्रकार से इसको स्पष्टीकरण करना है। और आगे देखो तीसरा वाला भी स्पष्टीकरण करके मैंने यहाँ पर दे दिया है। क्या लिखा है इसमें, सौर ऊर्जा एक नूतनीकरण क्षम ऊर्जा है, मतलब यह कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, वापस वापस इसका रिन्यू होते रहता है, नूतनीकरण होते रहता है। हमारे देश में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने से हमें सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने पर के विकल्प पर सोचना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करने से हम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर सकते हैं। इन संकेतों के द्वारा हमें पर्यावरण स्नेही व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में और भी कुछ इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पेज नंबर 43 पे है, इसमें एक कचरे का बॉक्स है, इसमें व्यक्ति जो है कचरा डालते हुए नजर आता है, ठीक है। पर्यावरण स्नेही में साइकिल वगैरह है, बूंद वगैरह है, पुनः वही वही चिन्ह है जो दिख रहा है, और उसके बारे में संकेत किस चीज की है और इससे क्या आपके जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चौथे पार्ट से इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर चौथे में। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वह इंपॉर्टेंट है बेटा, हरित ऊर्जा की दिशा में, हरित ऊर्जा की दिशा। ठीक है, इसमें अक्सर 5 मार्क के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाइए इस पर, क्या दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। देखिए प्रश्न कैसा आया हुआ है, ऊपर देखो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र का संकल्पना चित्र बनाओ तथा उसे नामांकित करो। संकल्पना चित्र बनाओ तथा उसे नामांकित करो। इसकी कार्य प्रणाली को संक्षेप में स्पष्ट करो, ऐसा बोला है। तो डायरेक्टली आपको पेज नंबर मैंने यहाँ से लिया हुआ है, पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है बेटा, ये सीधा सीधा वहां से मैंने उठाया है। ओके, तो संकल्पना चित्र आपको बनाना है। संकल्पना चित्र लिखा है सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। इसका संकल्पना चित्र प्रैक्टिस करके आप नामांकित रूप से बनाइए और स्पष्ट क्या करेंगे, स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में सूर्य किरणों को परावर्तित कर सकने वाले अनेक परावर्तकों का उपयोग किया जाता है। सभी परावर्तक परावर्तित सूर्य किरणों से एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। यहाँ पर निर्मित होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा से पानी का रूपांतरण भाप में होता है और यही भाप टरबाइन बड़े बड़े मशीनों को घुमाता है तथा टरबाइन की गतिज ऊर्जा द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण।
इस प्रकार से यह फ्लो शीट जो आपको दिखा रहा है आपको पूछा जा सकता है 5 मार्क्स से। संकल्पना चित्र बनाओ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इसके बाद देखिए, सॉरी ये वाला देखिए क्या दिख रहा है इसमें, उष्णीय विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा, पेज नंबर है 49। सेम वही है, इसकी संकल्पना चित्र बनाइए और इसको स्पष्टीकरण कीजिए। इस प्रकार से जैसे मैंने पहले वाले में बताया था उस प्रकार से दूसरे वाले का भी रूपरेखा आ सकता है। नेक्स्ट है, यदि आप ध्यान से देखो तो लिखा है परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा। परमाणु ऊर्जा जैसे आपको मालूम है कि यह एटम अर्थात परमाणु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो भारी एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, इससे इनके नाभि से, इसके नाभि पर अल्फा कणों से प्रहार करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ये ऊर्जा का उपयोग हम बिजली उत्पादन के लिए या अपने दूसरे कार्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पर इनका जहाँ पर ये उपयोग होता है वह आपका परमाणु ऊर्जा घर कहलाता है या तारापुर वगैरह में है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऊर्जा निर्मिती केंद्र है, इसकी रूपरेखा आपको बनानी है। नाभिक के विखंडन में जैसे अब यूरेनियम प्लूटोनियम है, न्यूट्रॉन से प्रहार करके ना फिर वापस न्यूट्रॉन या छोटे छोटे आपके वापस तत्व निकलते हैं और ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। निकलने वाले न्यूट्रॉन पुनः दूसरे नाभि पर प्रहार करते हैं, पुनः उसका विखंडन होता है, पुनः ऊर्जा निकलती है और यह चैन कंटिन्यूअस चलते रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला देखिएगा, पेज नंबर 52 पे जो दिया है प्राकृतिक गैस। ध्यान से देखो, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र की रूपरेखा, ठीक है, यह भी हो सकता है। इसे आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है और इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा आपको देना है। नेक्स्ट वाला जो सवाल आपके पास आ रहा है वो देखिए, लिखा है नीचे देखिए, जल विद्युत निर्मिती, जल विद्युत निर्मिती के बारे में संकल्पना चित्र यहाँ पर दिया गया है। किस प्रकार से जल से विद्युत निर्माण किया जाता है। यदि ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इस जो पानी को जब संग्रहित किया जाता है तो उस बांध में से पानी के प्रवाह को छोड़ा जाता है। नीचे छोड़ने के पश्चात जो बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, मोटर होते हैं, उनको घुमाया जाता है। उनको उस टरबाइन घूमने से, है ना, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है और यह विद्युत जेनेटिक सहायता से बनाया जाता है और पावर हाउस में इसको संग्रहित करके इसको ट्रांसमिट किया जाता है बड़े बड़े तार की सहायता से आपके घरों तक, कस्बों तक, शहरों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जल विद्युत निर्मिती की जाती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, पानी की स्थिर ऊर्जा, पानी में जो ऊर्जा होती है वह जब स्थिर है तो स्थिर ऊर्जा होती है। यदि पानी बहने लगता है तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होने लगती है, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण एक प्रकार से दूसरी ऊर्जा प्रकार में होता है। फिर बहते हुए पानी में जो गतिज ऊर्जा है, उसी गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन मतलब मशीन घुमाए जाते हैं, ठीक है, टरबाइन की गतिज ऊर्जा आ जाती है। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अंततः विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यह विद्युत ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फिर बड़े बड़े तार की सहायता से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संकल्पना चित्र हैं 5वें लेसन से आ सकते हैं। अब हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 सवाल हैं, 2 सवाल में से एक करने हैं और 5 नंबर का किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लेसन नंबर 1 से लेके 5 तक आ सकते हैं। ओके बेटा, तो आज का मैं जो टॉपिक है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आपको लिखना है, आशा है कि आपको समय कुछ तो हेल्प मिला होगा इससे, और मैं अपना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ सर, यादव सर, अमरनाथ सर।
हाँ बच्चों, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। साइंस तो में सर ने आज जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समस्या है तो आप पूछ सकते हो। कोई नहीं पूछना चाहता है? जिसको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। शायद सर कोई नहीं